नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। देश में नेशनल हेराल्ड आजादी के पहले भी सुर्खियों में रहा और आजादी के बाद भी सुर्खियों में है। नेशनल हेराल्ड के संस्थापक पंडित नेहरू ने शुरू किया अंग्रेजों के खिलाफ देश को जागरूक करने के लिए। आज राहुल गांधी सोनिया गांधी से जुड़कर अदालत तक नेशनल हेराल्ड केस पहुंच चुका है। सवाल यह है कि नेशनल हेराल्ड केस क्या है, इसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी की भूमिका क्या है, सैम पित्रोदा और जॉर्ज फर्नांडिस की भूमिका क्या है, ईडी के रडार पर नेशनल हेराल्ड केस कैसे आया और कैसे राहुल गांधी और सोनिया गांधी आरोपी बने। 90 करोड़ का कर्ज, 50 लाख की रियायत, 2000 करोड़ की संपत्ति के साथ एजेएल और वाईआईएल क्या है और कैसे 10-10 रुपए के शेयर से लेकर सोनिया राहुल की 76% शेयरिंग के पीछे की कहानी क्या है, जो ईडी की चार्जशीट और सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत में दर्ज है। क्या वाकई में यह सियासी रंजिश से जुड़ा केस या फिर सियासी ताकत का बेहताशा इस्तेमाल कर जमीन हड़पने की साजिश का खुलासा। आज हम आपको हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे, यानी बताएंगे नेशनल हेराल्ड कल, आज और कल। कांग्रेस का पूरा चरित्र, चेहरा और चिंतन मुझे लगता है बेनकाब हो जाता है इसके बाद। नेशनल हेराल्ड को समझने के लिए आपको इतिहास, वर्तमान और भविष्य सब समझने की जरूरत है। तो चलिए एक फोटो के साथ प्रोग्राम को शुरू करते हैं और इस फोटो के जरिए बहुत कुछ समझाने की आपको कोशिश करते हैं। नेशनल हेराल्ड, जो पंडित नेहरू और कहा जाता है उस दौर के लगभग 5000 क्रांतिकारी जिन्होंने मिलकर नेशनल हेराल्ड की स्थापना ताकि जन जन तक जागरूकता पहुंचाई जा सके। जो भी क्रांतिकारी आंदोलन कर रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ, उसको जनमानस तक पहुंचाया जा सके और हथियार बनाया गया नेशनल हेराल्ड को, यानी कि कलम और अखबार को। लेकिन इससे आगे चलते चलते एजेएल, एसोसिएट जर्नल लिमिटेड, जो बाकायदा नेशनल हेराल्ड अखबार का प्रकाशन करता था, उसके पास यह जिम्मेदारी थी। लेकिन एजेएल कैसे वाईआईएल के अधीन हो गया, यंग इंडिया लिमिटेड के अधीन चला गया, और ये यंग इंडिया लिमिटेड क्या है ये हम आगे बताएंगे। लेकिन क्यों नेहरू से लेकर ये पूरी कहानी राहुल गांधी, सोनिया गांधी और सैम पित्रोदा तक पहुंची है, यानी हेराल्ड से शुरू हुई ये कहानी यंग इंडिया लिमिटेड तक पहुंची है और यंग इंडिया लिमिटेड के जरिए जो हो रहा है उसी से एक केस ईडी के रडार पर आते हुए कोर्ट के रास्ते पहुंच चुका है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं नेशनल हेराल्ड केस, चार्जशीट और आरोप किस तरीके से तय हुए हैं। चार्जशीट में सोनिया गांधी को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है, जबकि राहुल गांधी को आरोपी नंबर 2 बनाया गया है। इसके अलावा यंग इंडिया, इसके अलावा डोटेक्स मर्चेंटाइज प्राइवेट लिमिटेड, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, सुनील भंडारी को भी आरोपी बनाया गया है। इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 25 अप्रैल 2025 को होगी, जिसमें कोर्ट चार्जशीट पर संज्ञान ले सकता है। ईडी का दावा है कि यह एक आपराधिक साजिश है जिसमें 988 करोड़ रुपए की अवैध कमाई शामिल की गई। जांच में फर्जी किराया, बनावटी विज्ञापन और फर्जी डोनेशन के जरिए 85 करोड़ से ज्यादा की हेराफेरी का खुलासा होगा। यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम, जिसे हम पीएमएलए कहते हैं, 2002 के तहत जांच के दायरे में आया। ईडी की चार्जशीट में आरोप लगाए गए कि साल 2010 में एक आपराधिक साजिश के तहत एसोसिएट जर्नल लिमिटेड की लगभग 2000 करोड़ की संपत्तियों को अवैध रूप से हड़पने की योजना बनाई गई। एजेएल के 99% शेयर महज 50 लाख रुपए में यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी को ट्रांसफर कर दिए गए। इस मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी की भूमिका अहम थी। यंग इंडियन में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कुल हिस्सेदारी 76% थी। बाकी 24% शेयर कांग्रेसी नेता मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस के पास थे। एआईसीसी ने एसोसिएट जर्नल लिमिटेड को पहले 90.21 करोड़ रुपए का लोन दिया, बाद में 9.02 करोड़ रुपए के शेयर में इसको बदल दिया। यंग इंडियन को 50 लाख रुपए में यह सब कुछ दे दिया गया।
चार्जशीट में लिखा गया है कि यंग इंडियन नाम की कंपनी को एक गैर लाभकारी संस्था के तौर पर सेक्शन 25 कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड किया गया था। जांच में पाया गया कि यंग इंडियन कोई सामाजिक या चैरिटेबल काम नहीं करती। अब सोचिए जरा, शायद इसको समझने में आपको अभी भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि नेशनल हेराल्ड को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। लेकिन जो ईडी की तरफ से कहा गया, जो सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से आरोप लगाए गए, उसके आधार पर हम इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने की कोशिश करें कि ईडी क्या क्या कह रही है। और आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि 90 करोड़ कहां से आए, कौन से 90 करोड़ किसने दिए, 50 लाख का केस किया है, इसके अलावा YIL कैसे क्रिएट हुआ। तो चलिए एक और उदाहरण के साथ आपको पूरे तरीके से इसको समझाने की कोशिश करते हैं। जरा इसको समझिए और मुझे लगता है इसके बाद शायद हर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। AICC यानी कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, जिसे हम कांग्रेस कहते हैं, उस कांग्रेस पार्टी ने, आप समझिए, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने नहीं, उस कांग्रेस पार्टी ने जिसकी ओजोर में अध्यक्ष सोनिया गांधी और महासचिव राहुल गांधी थे, उस पार्टी ने, हम फिर क्लियर कर रहे हैं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने नहीं, AICC ने 90 करोड़ का कर्ज एसोसिएट जनरल लिमिटेड को दिया। क्यों दिया? ताकि नेशनल हेराल्ड छपता रहे। एक पार्टी ने दिया, उस पार्टी ने जिस पर बाकायदा नियम लागू होता है, या कहें कि हर पार्टी पर नियम लागू होता है कि वो किसी भी निजी संस्था को कर्ज नहीं दे सकती, लोन नहीं दे सकती। उसके बावजूद AICC 90 करोड़ रुपए AJL को देती है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी नहीं देते हैं, AICC देती है। हम इसको बार बार पॉइंट आउट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि AICC के पास जो पैसा आया, या तो वो किसी ने दान किया है या वो पैसा कांग्रेस कार्यकर्ता का है। लेकिन बतौर अध्यक्ष और महासचिव ये फैसला होता है कि AJL को 90 करोड़ रुपए दिए जाएं, 90 करोड़ देकर कर्जा माफ होता है। यहां तक कोई समस्या नहीं, सिर्फ एक समस्या कि पार्टी लोन नहीं दे सकती। लेकिन एक बार के लिए मान लें कि चलिए नेशनल हेराल्ड को चलाने के लिए पार्टी ने ऐसा किया होगा, पैसा वापस आ रहा है, नहीं आ रहा है। कमाल की बात देखिए कि जो YIL बनाया जाता है, यंग इंडिया लिमिटेड, उसके अंदर सोनिया गांधी डायरेक्टर, राहुल गांधी डायरेक्टर। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोनों की शेयरिंग 76% से ज्यादा है, 38%, 38%। बाय डिफॉल्ट वो डायरेक्टर, डिसीजन मेकर। कमाल की बात देखिए, वो AJL को सिर्फ 50 लाख रुपए रिवर्ट करते हैं। 90 करोड़ का कर्ज, 50 लाख रुपए वापस और 90 करोड़ का कर्ज माफ। अब इंटरेस्टिंग चीज यहां पर यह है कि जो 50 लाख है, यह भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खाते से नहीं। इसके बारे में कहा जा रहा है कि एक शेल कंपनी बनाई गई और शेल कंपनी के जरिए ट्रांसफर हुआ। हम उस पर नहीं जा रहे, लेकिन इंटरेस्टिंग यहां देखिए क्या है। इंटरेस्टिंग यहां दरअसल यह है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी, जो कि उस वक्त YIL के डायरेक्टर हैं, वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो AICC के अध्यक्ष और महासचिव हैं, इनके बीच में कन्वर्सेशन चल रही है। आप इंटरेस्टिंग चीज देखिए कि सोनिया गांधी YIL के जो डायरेक्टर हैं, वो ये कह रही हैं कि सोनिया गांधी, आपसे जो कर्जा आया है 90 करोड़, आप उसमें सिर्फ 50 लाख वापस ले लीजिए और उसको कर्जे को माफ कर दीजिए। यहां ना तो 90 करोड़ सोनिया गांधी और राहुल गांधी का है और ना 50 लाख सोनिया गांधी और राहुल गांधी का है, लेकिन शेयरिंग 76% YIL के अंदर। मतलब जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पार्टी का पैसा जो दान में आया, जिसको आप लोन नहीं दे सकते, वो पहले लोन दिया गया, फिर लोन वापस नहीं हुआ। सोनिया गांधी ही सोनिया गांधी के कर्जे को माफ करके सोनिया गांधी ही सोनिया गांधी को 50 लाख रुपए वापस कर रही हैं और सारा शेयर अपने पास रख रही हैं। ईडी इसी मामले की जांच कर रही है। आपको शायद अभी भी समझ नहीं आया, ऐसे समझिए, मैं विजेंद्र सोलंकी को ही 90 करोड़ पहले दान दे रहा, कर्जा दे रहा हूं, और विजेंद्र सोलंकी को 50 लाख रुपए दे रहा है, और विजेंद्र सोलंकी का ही 90 करोड़ माफ कर रहा है। और कमाल की बात यह है कि दोनों ही पैसे विजेंद्र सोलंकी के नहीं है, और यही केस चल रहा है ईडी के अंदर। शायद आप समझ गए होंगे कि कैसे यह सब कुछ किया गया। नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी को लेने के लिए AJL के जरिए YIL के शेयर को खरीदकर, और इसीलिए
YIL को AGL का स्वामित्व मिला। दरअसल AGL के 10-10 रुपए के 9 करोड़ शेयर यंग इंडियन को दे दिए गए और इसके बदले यंग इंडियन को AICC का लोन चुकाना था। 9 करोड़ शेयर के साथ यंग इंडियन को इस कंपनी के 99% शेयर मिले। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन भी माफ कर दिया, यानी यंग इंडियन को मुफ्त में AGL का स्वामित्व मिल गया। YIL की शुरुआत 2010 में हुई। राहुल गांधी उस समय कांग्रेस के महासचिव थे, वो ही इस कंपनी में डायरेक्टर भी बने और कंपनी की स्थापना 5 लाख रुपए में हुई। आप इसको सोचिए सर, एक कंपनी जो 5 लाख रुपए में बन रही है वो 50 लाख रुपए दे रही है। वो किसके खाते से जा रहे हैं? वो शेल कंपनी है, लेकिन कंपनी के 38% शेयर राहुल गांधी के पास, 38% शेयर सोनिया गांधी के पास और बाकी के 24% शेयर कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा के पास रहते हैं। आप सोचिए जरा, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी को सिंचित कर रहे हैं, जो चंदा दे रहे हैं ताकि पार्टी विकास के लिए काम करे, पार्टी अपनी पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करने के लिए काम करे, उसी के खाते से 90 करोड़ निकाल लिए गए, AGL को दे दिए गए। फिर AGL को कब्जाने के लिए YIL का गठन कर दिया गया, एक शेल कंपनी से उधर ट्रांसफर कर दिए गए और फिर सारा का सारा 5-6 लोगों के हिस्से में आ गया। यानी नेशनल हेराल्ड की पूरी डिसीजन मेकिंग पावर, मैनेजमेंट, वो 5 से 6 लोगों के हाथों में आ गया। और वो कौन, वो कंट्रोल जरा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसमें भी अपनी एक अलग कहानी है। वो कहानी क्या है, इसको जरा देखिए। जो YIL बनी यंग इंडिया लिमिटेड, उसमें 3 मुख्य किरदार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस। हम मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस को इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि दरअसल वो दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग चीज देखिए, इस कैलकुलेशन में बहुत कुछ छुपा हुआ है। सोनिया गांधी के पास 38%, राहुल गांधी के पास 38%, अदर्स के पास 24%। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 24% में ऐसा क्या है? दरअसल इस 24% के अंदर ही कंपनी पॉलिसी के नियम फंसे हैं। अगर ये शेयर 26% हो जाता, मसलन अगर यहां सिर्फ 37% भी हो जाता, तो ये जो शेयर है वो एक तरीके से डिसीजन मेकर हो जाते, वो डिसीजन ले सकते थे, क्योंकि कंपनी नियम कहते हैं कि अगर 26% किसी के पास शेयर होल्डिंग है तो वो मैनेजमेंट में डिसीजन ले सकते हैं। यानी जो आप ये शेयर डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं कि 38%, उसके पीछे भी एक पूरी की पूरी कैलकुलेशन है कि सारा का सारा कंट्रोल सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास रहे। सिर्फ दूसरी तरफ उतना ही दिया गया जितना देना था, लेकिन वो डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं है। क्या वाकई में इसके पीछे का कोई फॉर्मूला सामने आया? और अगर ये अधिग्रहण होना था तो पहला सवाल, कांग्रेस कह रही है कि AGL अभी भी काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो फिर YIL का गठन क्यों किया गया? AGL के अंदर ही आ जाते। और वैसे भी AGL और नेशनल हेराल्ड को कांग्रेस चला रही थी, तो YIL की जरूरत क्यों पड़ी? और अगर कर्जा कांग्रेस ने ही दिया था और कांग्रेस को ही माफ करना था, तो YIL के जरिए क्यों? यह सवाल होना चाहिए ना। कांग्रेस कहती ठीक है, हमने कर्जा दिया, हमने कर्जा माफ किया, AGL चलाता रहेगा, लेकिन पूरे AGL के जरिए YIL का गठन और उससे नेशनल हेराल्ड की पूरी प्रॉपर्टी कंट्रोल। शायद आपको ये समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये खुला कैसे? अब हम आपको एक एक करके इस पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन को समझाते हैं। जरा टाइमलाइन को समझने की कोशिश कीजिए। साल 2012 नवंबर का महीना, सुब्रमण्यम स्वामी ने गांधी परिवार पर भूमि हड़पने का आरोप लगाया। जून 2014 मजिस्ट्रेट ने सभी आरोपियों को समन भेजा और कहा सबूत उनके खिलाफ है। अगस्त 2014 ईडी ने जांच शुरू की कि क्या मामले में कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। सितंबर 2015 ईडी ने जांच फिर से शुरू की। दिसंबर 2015 पटियाला हाउस कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जमानत दी। फरवरी 2016 सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई रद्द करने से इनकार कर दिया। जो आज कह रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह मामला चल रहा है, फरवरी 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई रद्द करने से इनकार कर दिया। अप्रैल 2019 मामले में गांधी परिवार को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 5 अप्रैल को
दिल्ली हाईकोर्ट के 28 फरवरी के फैसले पर रोक लगा दी। लेकिन फरवरी 2021 बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। अप्रैल 2022 कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक भूमि सौदे से संबंधित मामले में ईडी मुख्यालय पहुंचे। अप्रैल 2022 कांग्रेस नेता पवन कुमार बंसल का बयान दर्ज हुआ। जून 2022 ईडी ने मामले में पूछताछ के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को तलब किया। अगस्त 2022 ईडी ने दिल्ली में यंग इंडियन ऑफिस को सील कर दिया। अक्टूबर 2022 कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार और सांसद डीके सुरेश को ईडी ने तलब किया। नवंबर 2022 डीके शिवकुमार मामले में पेश हुए और जून 2023 पूर्व सांसद और टीपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष अंजन कुमार यादव ईडी के समक्ष पेश हुए। नवंबर 2023 ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में 752 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया। अप्रैल 2024 पीएमएलए निकाय ने 752 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने का फैसला बरकरार रखा। जुलाई 2024 दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वामी, सोनिया, राहुल से याचिका पर लिखित नोट दाखिल करने को कहा। अप्रैल 2025 ईडी ने सोनिया और राहुल गांधी से जुड़ी संपत्तियों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। 15 अप्रैल 2025 ईडी ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। इन सब के बीच में आप सियासत छोड़ दीजिए, क्योंकि कानून की राह पर सिर्फ इंसाफ होता है, सड़कों पर सियासत होता है जो पॉलिटिकल पार्टियां करती है। लेकिन नेशनल हेराल्ड का इतिहास क्या है? क्योंकि एक स्वर्णिम अध्याय भी रहा है। आजादी से पहले नेशनल हेराल्ड दुनिया के आगे देश की आवाज रहा है। नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड नाम की कंपनी करती थी। इसकी स्थापना आजादी से पहले 1937 में की गई। कंपनी में जवाहरलाल नेहरू के अलावा 5000 स्वतंत्रता सेनानी शेयर होल्डर्स थे। कंपनी उर्दू में कौमी आवाज, हिंदी में नवजीवन समाचार पत्र प्रकाशित करती थी। अंग्रेजी सरकार ने समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया और इसके बाद 1945 में इस अखबार को फिर से शुरू किया गया। यह कंपनी धीरे धीरे घाटे में चली गई और कंपनी पर 90 करोड़ का कर्ज हो गया। 2008 में प्रकाशन बंद हो गया। 2010 में कंपनी के 1057 शेयर होल्डर्स से 2011 में होल्डिंग यंग इंडिया लिमिटेड को ट्रांसफर कर दी गई। इसके बदले यंग इंडिया ने सिर्फ 50 लाख रुपए द एसोसिएट जर्नल को दिए थे, जिसकी पूरी कहानी हम आपको समझा चुके हैं। लेकिन यह तो आजादी से पहले की कहानी है। चार्जशीट से पहले की कहानी क्या है, जरा इसको भी समझिए, क्योंकि कुर्की और पेशी दोनों हुई है। दिल्ली के हेराल्ड हाउस, जिसे हम 5A बहादुर शाह जफर मार्ग पर देखते हैं, इसके अलावा मुंबई के बांद्रा ईस्ट, लखनऊ के विशेश्वर नाथ रोड स्थित एजेएल की बिल्डिंग पर नोटिस से चिपका दिए गए। 661 करोड़ की अचल संपत्तियों के अलावा एजेएल के 90.2 करोड़ रुपए के शेयरों को ईडी ने नवंबर 2023 में अपराध की आय को सुरक्षित करने आरोपी को इसे नष्ट करने से रोकने के लिए कुर्क कर दिया। जून 2022 में नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से 5 दिनों में 50 घंटे पूछताछ हुई थी। फिर 21 जुलाई 2022 में नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से 3 दिन में 12 घंटे सवाल जवाब हुए। इस दौरान उनसे कहा जाता है कि 100 से ज्यादा सवाल किए गए। अब चार्जशीट पेश हो रही है उन्हीं तमाम चीजों के आधार पर। लेकिन आरोप सिर्फ इतना नहीं है कि जमीन को हड़प लिया गया है शेल कंपनी के जरिए। आरोप यह भी है कि 414 करोड़ की टैक्स चोरी भी की गई है। यंग इंडिया को सेक्शन 25 कंपनी के रूप में रजिस्टर किया गया। यंग इंडिया कोई सामाजिक या चैरिटेबल काम नहीं करती है। ईडी ने 20 नवंबर 2023 को एजेएल की लगभग 752 करोड़ की संपत्तियों को अटैच किया और यह संपत्तियां मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए हड़पी गई। यंग इंडिया ने एजेएल की संपत्ति लेकर 414 करोड़ रुपए के अधिक की टैक्स चोरी की। आईटी की जांच में इस साजिश की पुष्टि हुई है। अब सवाल यह है कि सवाल क्या है? नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस पर जो सवाल उठ रहे हैं और जो सबको पूछने भी चाहिए, वो सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं। इनको जरा गौर से समझने की कोशिश कीजिए और मुझे लगता है कि प्रोग्राम के दौरान आपको इस हर सवाल का जवाब मिला होगा। पहला सवाल है, एसोसिएट जर्नल लिमिटेड एजेएल को एआईसीसी यानी कि कांग्रेस ने 90 करोड़ का कर्ज कैसे दिया, जबकि कोई भी राजनीतिक पार्टी निजी फर्म को कर्ज दे ही नहीं सकती। सवाल नंबर 2, एजेएल को एआईसीसी ने कर्ज दिया, मतलब यह पार्टी का पैसा था।
फिर YI के पास सारे शेयर क्यों गए और YI के जरिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और बाकी कांग्रेसी नेताओं के पास शेयर क्यों गए, पार्टी के पास क्यों नहीं आए? YI को बनाने के बाद 50 लाख रुपए ही AJL को क्यों दिए गए, ये कैसे तय हुआ, किसने तय किया, ये हम प्रोग्राम में आपको बता चुके हैं। AJL का 90 करोड़ कर्ज क्यों माफ किया गया, YI ने यह कर्ज क्यों नहीं चुकाया? अगर YI जिनके अंदर 38% सोनिया गांधी की हिस्सेदारी, 38% राहुल गांधी की और बाकी चुनिंदा कांग्रेसी नेताओं की हिस्सेदारी है, तो उन्होंने पार्टी का 90 करोड़ क्यों नहीं चुकाया? फिर 90 करोड़ अगर कांग्रेस पार्टी फंड से दिए तो फिर अधिकार गांधी परिवार के पास कैसे आए? और अंतिम सवाल, अगर YI चैरिटी के लिए बनाई गई तो चैरिटी की कोई जानकारी उपलब्ध क्यों नहीं? तो क्या YI का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया गया ताकि नेशनल हेराल्ड की संपत्ति सीधे तौर पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास आ जाए, क्योंकि 76% स्टेक होल्डर वही है? मुझे लगता है कि नेशनल हेराल्ड पर कल, आज और कल जो भी रहना है आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, लेकिन मामला कोर्ट में है। कोर्ट के अंदर यह तय होगा कि यह किस तरीके से हुआ, लेकिन ईडी की चार्जशीट और सुब्रमण्यम स्वामी के आरोप जो बता रहे हैं, उसके आधार पर इस प्रोग्राम में हमने नेशनल हेराल्ड के कल, आज और कल को आपके सामने लाने की कोशिश की। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। कांग्रेस का पूरा चरित्र, चेहरा और चिंतन मुझे लगता है बेनकाब हो जाता है इसके बाद।